हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। बच्चों, आज हम लोग करने वाले 3D ज्योमेट्री का बहुत एक क्विक रिवीजन, हार्डली 10 से 11 मिनट के अंदर। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, फटाफट सारे मेरे बच्चे सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 का नहीं देखा है, सारे वीडियो जिस चैनल पर जा चुकी हैं, जाके उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, उसकी प्लेलिस्ट भी देख लेना। साथ ही साथ उसके सारे के सारे नोट्स बेटा दृष्टि स्कूल पीसीएमबी पर अवेलेबल है, जाके उसे जरूर चेकआउट कर लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3D ज्योमेट्री में बहुत ही बेसिक के साथ में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है बाबू, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ऐड द एक्स एक्सिस पर वाई और जेड जीरो, ऐड द वाई एक्सिस पर एक्स और जेड जीरो, जेड एक्सिस पर एक्स और वाई जीरो। दूसरी बात, अगर ये एक्स वाई जेड हमारे पास है तो यहां पर ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज द वाई जेड प्लेन, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है। एक्स वाई प्लेन पर क्या नहीं है सर, जेड नहीं है, तो यहां पर जेड जीरो। वाई जेड पर क्या नहीं है सर, एक्स नहीं है तो एक्स जीरो। जेड एक्स प्लेन पर क्या नहीं है सर, वाई नहीं है तो वाई जीरो। ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं बाबू डिस्टेंस फार्मूला। जैसे 2D ज्योमेट्री में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3D में एक कोऑर्डिनेट और आ जाता है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला, सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। अगर ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, सी पॉइंट एक ऐसा है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है बाबू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन में रेशियो जरा याद रखना, ये पूरा रेशियो हमारा m होता है और ये छोटा वाला n होता है, और सी पॉइंट हमारा यहां पर होता है, ये a और b हमारे को दिए होते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर c एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला में बस यहां पर माइनस हो जाता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। तीसरा सर मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट यानी कि ये दोनों रेशियो ऑब्वियस सी बात है बराबर हो जाएंगे, तो सी यहां से हो जाएगा बाबू x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू, जैसे हमारा 2D ज्योमेट्री में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाउ टू फाइंड अननोन रेशियो। यानी कि सर हमारे को a दिया गया है, b दिया गया है, c का कोई ना कोई एक कंडीशन हमारे को दिया जाएगा। यहां पर c कोऑर्डिनेट मालूम हो सकता है या c की कोई कंडीशन हमें पता हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हमें यह बताना है कि c जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है a और b को। तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहला काम रेशियो को मान लेते हैं बाबू, लैम्डा इज टू 1 है, और यहां पर लैम्डा की वैल्यू m बाई n है। ऑब्वियस सी बात है, रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव, तो m और n दोनों हमारे पॉजिटिव ही रहेंगे। यहां पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द लैम्डा यहां से हम निकालेंगे। अब लैम्डा की 3 केसेज हो सकते हैं। सबसे पहला केस, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो m बाई n पॉजिटिव होगा, तो ऐसे केसेस में हम ये बोलेंगे c जो है भैया a और b को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। दूसरा केस, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो m बाई n नेगेटिव हो जाएगा, तो c ऐसे केसेस में a और b को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और तीसरा, अगर लैम्डा 1 है तो m बाई n बराबर 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू n। तो ऐसे केसेस में c जो है सर मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, a और b का। नेक्स्ट सर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जैसे वेक्टर अलजेब्रा में था उसमें ये सारे कोऑर्डिनेट वेक्टर में थे, इसमें कोऑर्डिनेट में हो जाएंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। सेंट्रॉइड होता क्या सर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन। मीडियन क्या होता है सर, एक ऐसी लाइन जो कि यहां से अगर निकलती है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी m1 जो है मिड पॉइंट हो जाएगा b और c का, m2 मिड पॉइंट हो जाएगा a और c का, m3 मिड पॉइंट हो जाएगा सर a और b का। गलती से अगर कभी m1 निकालना ही हो तो x2 प्लस x3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू, z3 प्लस z2 बाई टू बन जाएगा। भैया सेंट्रॉइड होगा क्या, तीनों x को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 3, तीनों y को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 3, तीनों z को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सेंट्रॉइड बाबू 2:1 रेशियो में बांटता है किसी भी मीडियन को, 2:1 रेशियो में, हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। जो 2 का रेशियो है ये हमेशा वर्टेक्स के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है, सब में वर्टेक्स के साथ, और जो 1 का रेशियो हमेशा साइड के साथ में जुड़ा होता है। नेक्स्ट है डीसीज ऑफ द लाइन। डीसीज होता क्या है सर, अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा डिग्री का एंगल बना रही है, तो ऐसे केसेस में इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे। ऐसे केसेस में हम लाइन को लिखते हैं सर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, यहां पर होता क्या है बाबू, डीसीज हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है, तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा के फॉर्म में लिखते हैं तो -1। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। शॉर्टकट में कॉस अल्फा को एल कहते हैं, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को एन कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा बीटा गामा 0 से लेकर पाई के बीच में हो जाएगा, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन एलएमएन। नेक्स्ट सर डीआरस ऑफ द लाइन। डीआरस होता क्या है बाबू, अगर हमारे पास किसी भी लाइन का डीसी एलएमएन है तो इसका डीआरस क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ एलएमएन हो जाएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, यानी लैम्डा एल लैम्डा एम लैम्डा एन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दिया गया है, अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो जो ये कॉफिशिएंट है बाबू a1 b1 c1, इसे हम बोलेंगे सर डीसी ऑफ द लाइन है।
अगर ये कॉफिशिएंट, अगर ये मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं है तो ऐसे केसेस में हम इसका जो यूनिट वेक्टर हम लिखते हैं यही हमारा क्या हो जाता है सर, डीसी हो जाता है। और ये जो कॉफिशिएंट A1 B1 C1 है इसे हम क्या कहते हैं सर, डीआर्स कह देते हैं। तो भैया डीसीज क्या हो जाएगा, A1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, B1 अपॉन रूट दिस वन, C1 अपॉन रूट दिस वन हो जाएगा। नेक्स्ट सर डीसीज एंड डीआर्स ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 0 हो जाएगा, बीटा गामा पाई बाई 2, तो डीआर्स ऑफ द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा। कॉस 0 कॉस 90 कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0। डीआर्स ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पर अल्फा और गामा पाई बाई 2, बीटा 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 1 0 हो जाएगा। डीआर्स ऑफ जेड एक्सिस कितना हो जाएगा बाबू, 0 0 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी लाइन इक्वल एंगल बना रही है फ्रॉम द एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों से, तो ऐसे केसेस में डीसीज ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 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 को बाहर निकालेंगे तो 1 1 1 लिख सकते हैं। अगर हमें डीआर्स लिखना है तो डीआर्स को हम डायरेक्टली 1 1 1 लिख सकते हैं अगर कोई लाइन इक्वल एंगल बना रही है फ्रॉम ऑल द एक्सिसेस। तो नेक्स्ट आते सर इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन बेटा दो तरीकों से होती है। सबसे पहला तरीका, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट और इसका डीआर अगर मालूम है, डायरेक्शन वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर मालूम है और इसका डायरेक्शन वेक्टर मालूम है, तो वेक्टर इक्वेशन इसकी हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में मालूम है बाबू x1 y1 z1 और डीआर एबीसी है, तो ऐसे केसेस में x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है, अगर हमारे पास कोई भी लाइन ये इस तरीके से लिखा गया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म तब होगा जब कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ z ये तीनों 1 के बराबर हो जाए। नीचे कुछ भी हो सकता है लेकिन ये तीनों का जो कॉफिशिएंट है ये हमेशा 1 के बराबर ही होना चाहिए। और कोई भी अगर आप सवाल कर रहे हो, चाहे डीसी और डीआरस का, एंगल का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, जनरल कोऑर्डिनेट ऑन अ लाइन, कुछ भी अगर आप कर रहे हो लाइन में, आप कोई भी सवाल सॉल्व करने के पहले सबसे पहला काम लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बाकी सारा काम बाद में, सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दूसरा फॉर्मेट है बाबू इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मालूम है, तो ऐसे केसेस में आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, क्योंकि यहां पर डीआर क्या हो जाता है, बी माइनस ए हो जाता है। और अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ऐसे केसेस में कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एक स्पेशल केस है इक्वेशन ऑफ द, अगर एक्स एक्सिस हमें लिखना है तो एक्स एक्सिस ऑब्वियस सी बात है कहां से पास होगी बाबू, 0 0 0 से। इसका डीआर कितना होता है सर, 1 0 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखोगे, x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0। इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस कैसे लिखोगे बाबू, पास कहां से हो रही है सर, 0 0 0 से। इसका डीआर कितना हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। तो x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई 0। इक्वेशन ऑफ द z एक्सिस क्या हो जाएगा, z एक्सिस 0 0 0 से पास हो रहा है और साथ ही साथ इसका डीआर कितना हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। तो यानी कि x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल। भैया अगर हमारे पास ये दो लाइन दिया गया है, यहां पर ये लाइन है a1 प्लस लैम्डा b1, ये बाबू a2 प्लस लैम्डा b2, तो वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे सर, देखो हमेशा जब भी एंगल लिखना है तो हम डायरेक्शन के बीच का एंगल बेटा लिखते हैं। तो यहां पर b1 हो जाएगा इसका डायरेक्शन, b2 हो जाएगा सर इसका डायरेक्शन, तो cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 b2। थीटा ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर पाई के बीच में होगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन ऑफ द लाइन ऐसी लिखी हुई है तो सर यहां से b1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, b2 क्या हो जाएगा a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप। तो ऐसे केसेस में cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई दिस वन। ठीक है, अब इसमें भी स्पेशल केस, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यानी कि b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2, तो कॉफिशिएंट का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा सर, दोनों लाइन का सेम हो जाएगा। अगर दोनों लाइनें बाबू परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 बराबर 0, तो ऐसे केसेस में दोनों लाइन का जो डीआर का मल्टीप्लीकेशन है ये 0 हो जाएगा, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 आ जाएगा। शॉर्टेड डिस्टेंस, सबसे पहले 2D ज्योमेट्री में लाइनें कितनी प्रकार की होती हैं सर, मेनली 3 प्रकार की। कौन कौन, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंटल। बाबू अगर ये 2D ज्योमेट्री में भी होती हैं तो 2D ज्योमेट्री हमेशा एक प्लेनर होती है, तो प्लेनर होती है तो यानी कि सर को प्लेनर लाइन अपन इन्हें बोल सकते हैं। 3D में एक प्रकार की लाइन और एड ऑन हो जाती है जिसे हम कहते हैं सर स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ना तो को प्लेनर होती है ना तो इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी लाइन को बोलेंगे जो एक जगह पर काटेगी। अगर एक जगह पर काटेगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, इस दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0।
दोनों लाइनें अगर एक दूसरे के ऊपर है कोइंसिडेंटल लाइन, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। तो टेक्निकली हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए? एक पैरेलल और एक स्क्यू के बारे में। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन अगर हमारे पास है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डी बराबर ही होगा, बी और बी वेक्टर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? a2 - a1 क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड बी हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, भैया अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइन है, यानी कि इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर v2 है, इसका ये फिक्स कोऑर्डिनेट a1 है और इसका ये फिक्स कोऑर्डिनेट a2 है, तो यहां पर हम a2 - a1 एक वेक्टर बनाएंगे। तो यहां से बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर? a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड b1 क्रॉस b2। हमेशा इसको वेक्टर के फॉर्म में याद रखो, कार्टेशियन के फॉर्म में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरली दो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बाबू जनरल कोऑर्डिनेट ऑन अ लाइन। अगर हमारे पास लाइन x - x1 y - y1 बाई b z - z1 बाई c लिखा है, इसे हम लैम्डा बोलेंगे। तो यहां से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a लैम्डा प्लस x1, y क्या हो जाएगा? b लैम्डा प्लस y1, z क्या हो जाएगा बाबू? c लैम्डा प्लस z1 हो जाएगा। ठीक है, डन है। उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज। तरीका क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास लाइन दिया गया है और ये एक पॉइंट दिया गया है, हमें इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और मिरर इमेज अगर निकालना है, सबसे पहली बात फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मिरर से जितनी दूरी पर रखा जाता है उसकी इमेज ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे बन रही होती है। तो सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करते हैं? लाइन पर बाबू जनरल कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो जनरल कोऑर्डिनेट यहां से क्या हो जाएगा सर? a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। और इसी को अगर हम b कोऑर्डिनेट मान देते हैं तो अननोन क्या है सर? सिर्फ और सिर्फ लैम्डा है। तो लैम्डा निकालने के लिए हम करते क्या है? तरीका क्या है? हम इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे जो कि हो जाएगा सर ABC, है ना, इसका डी हो जाएगा ABC। और यहां से a2 b2 c2 क्या हो जाएगा बाबू? b माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से AB का डी हम लिख लेंगे b माइनस ए करके। बस यहां पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यहां से b आ जाएगा। जब b आ जाएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हमारे पास यहां से c निकल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक सवाल यहां से तो गारंटीड कंफर्म है। नेक्स्ट आते हैं सबसे लास्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइन। दो लाइन के बीच का इंटरसेक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहला काम, पहले लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट लिखो, दूसरे लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट लिखो। क्योंकि इंटरसेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो यहां से ये दोनों का x सेम कर दो, दोनों का y सेम करो, दोनों का z सेम करो। तो यहां से बेटा हमारे पास 3 इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन उठा के लैम्डा या म्यू की वैल्यू निकाल लो। फिर वो जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसको तीसरी इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करो। अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे लाइन जो है हमारी इंटरसेक्टिंग है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो लाइन बाबू पैरेलल भी हो सकती है और स्क्यू भी हो सकती है। तो आप पैरेलल को चेक कर लो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से। अगर पैरेलल भी नहीं है तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी सर? स्क्यू हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और अगर हमें इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालना है तो चाहे वो लैम्डा की वैल्यू यहां पर उठा के पुट कर दो, चाहे म्यू की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो, हमारे पास इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सबसे लास्ट में किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द XYZ एक्सिस। जैसे मान लो हमारे पास ये PQR है, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा। देखो x एक्सिस से निकालना है तो x को ढक दो, बाकी दोनों का स्क्वायर कर दो, q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हमें y एक्सिस से निकालना है तो y को ढक दो, क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। z एक्सिस से निकालना है तो z को ढक दो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा हमारा 3D का बहुत ही क्विक रिवीजन था बेटा। होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, आप इसका नोट्स अभी के अभी दृष्टि स्कूल PCMB टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ एक रिवीजन जाके अभी करके आओ, अभी के अभी करके आओ। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना कि सर आई हैव डन द रिवीजन, मैंने रिवीजन कर लिया है। जल्दी से यार जाके करके मुझे एक बार जल्दी से फटाफट बताओ कि एक बार हाथों हाथ देख लोगे तो तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर वेक्टर अलजेब्रा तक का नहीं देखा है तो जाके उसे अभी अभी कंप्लीट करो। सारी PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है। इसको स्कैन करके भी तुम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूं बेटा आप लोगों से अगले वन शॉट में, अगले क्विक रिवीजन में। तब तक के लिए शुक्रिया। इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से भी सीधा सीधा एक तरफ से उसे रिवीजन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।